हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का दीप बिहार के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आदित्य रंजन और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। और इसमें पिछली वीडियोस की तरह ही एक नया टॉपिक लेकर आए हम। वो टॉपिक है आपके लिए गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण के प्रकार। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण और उसके प्रकार। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं चैप्टर 1 के। क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है तो वो अवतल दर्पण से या उत्तल दर्पण से ज्यादा आता है, क्योंकि समतल दर्पण बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और वो क्लास 8 में ही बच्चे पढ़ते हैं। तो 10th में नया क्या है, तो 10th में यही गोलीय दर्पण ही आपके सिलेबस का सबसे नया चीज है प्रकाश के क्षेत्र में, है ना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आप लोग भी बैठ जाओ पेन कॉपी लेकर। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। डेफिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या है? डेफिनेशन स्फेरिकल मिरर का, तो बच्चों स्फेरिकल मिरर वो होता है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह यानी जिस सतह से परावर्तन होता है, जिस सतह से परावर्तन होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी गोले का भाग होता है। अब ये गोला जो होता है ये खोखला गोला होता है। कैसा गोला होता है? खोखला गोला होता है। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह एक खोखले गोले का हिस्सा होती है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं गोलीय दर्पण को? खोखले गोले का हिस्सा होना चाहिए। किसका हिस्सा होना चाहिए? खोखले गोले का हिस्सा होना चाहिए। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर कहा जाता है, जबकि उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। तो बच्चों, जो गोलीय दर्पण होता है क्या होता है? गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है, जैसे मान लो कि एक शीशा है, एक कांच है, उसको एक तरफ से आप रजतित कर देते हो, पेंट कर देते हो, सिल्वर कर देते हो उसको। तो जब आप सिल्वर्ड कर देते हो उसको, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो दूसरी सतह होती है उसकी वो परावर्तक हो जाती है, हाँ या नहीं। तो जब कांच की समतल पट्टी ले लेते हो, बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल फ्लैट अगर आप सरफेस ले लेते हो कुछ ऐसा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, तो ये समतल दर्पण हो गया। लेकिन अगर यही सतह कोई गोला रहता, गेंद समझो, बॉल, कोई बल्ब रहता या बल्ब रहता, तो वो राउंड सरफेस है ना, स्फेरिकल सरफेस है, तो वहां मुड़ा हुआ सतह होगा उसका परावर्तक सतह। कैसे? तो इस पिक्चर को जरा गौर से देखिए, इस पिक्चर को जरा गौर से देखिए। यह पिक्चर आपको समझाएगा कि किस प्रकार से गोलीय दर्पण होता है, किस प्रकार से गोलीय दर्पण होता है। क्लियरली दिख रहा होगा आपको कि एक गोला है, ये पूरा गोला है, क्लियर। इस गोला का ये केंद्र है, सेंटर, क्लियर। और इस गोले का एक सतह, छोटा सा सतह हमने काट कर निकाला है, और ये सतह अगर इधर से चेक किया जाए तो अंदर की ओर धसा हुआ या गड्ढा, कटोरे टाइप का सतह दिख रहा है, हाँ या नहीं? कटोरे टाइप का सतह दिख रहा है बच्चों। तो ये जो दर्पण है, इस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। इस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। कैसा दर्पण कहते हैं? इस सतह को गोलीय दर्पण कहा जाता है, क्लियर। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? खोखले गोले का हिस्सा होता है, पूरा का पूरा गोला नहीं, इसका छोटा सा हिस्सा। कोई भी छोटा सा हिस्सा अगर आप काटते हैं और उसको एक साइड से पेंट कर देते हैं और दूसरे साइड से परावर्तन करवाते हैं, तो ऐसा दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। और यह दो प्रकार का होता है, अवतल या उत्तल। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखिए, दो तरह के आपको दर्पण दिखते हैं। एक दर्पण होता है अवतल दर्पण और एक दर्पण होता है आपका उत्तल दर्पण। तो अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि कौन सा दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है और कौन सा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। आइए समझते हैं। तो उत्तल दर्पण में क्या कॉन्सेप्ट होता है? यहां पर है उत्तल दर्पण और यहां पर है अवतल दर्पण। अभी आपको छोटा सा एग्जांपल दूं क्या? बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल। सभी बच्चे अपने अपने घर में चम्मच देखे हैं ना, चम्मच, चमचा, स्पून, जो भी समझ लो आप, उसको देखो गौर से। और चम्मच का दो सतह होता है। एक वो सतह होता है जो गड्ढा होता है, जिसमें आप सूप रख के, पानी रख के, कुछ भी रख के पीते हो,
और एक उसका पिछला सतह होता है जो उठा हुआ होता है। एक ही सतह को दो तरफ से, इधर से गड्ढा और इधर से उभरा हुआ। तो जो धंसा हुआ सतह वाला होता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं, और जो पीछे से उभरा हुआ सतह वाला होता है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। बहुत आसानी से वहीं पे आप समझ सकते हो, बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। ठीक इस तरह से जरा यहां देखो, ये एक चम्मच ही तो लग रहा है आपको, एक चम्मच है जिसकी डंडी मैंने बना दी। अब इस चम्मच में देखो, अगर बाहरी सतह से परावर्तन करवाया जाए, क्लियरली ध्यान से सुनो, समझ में एक बार में आ जाएगा, बहुत आसान है। अंदर वाले सतह को रंग दिया जाए, आंतरिक सतह को क्या कर दिया जाए, रेड पेन ले लेता हूं, आंतरिक सतह को क्या किया जाए, रजतित कर दिया जाए। क्लियर? और बाहरी सतह से क्या करवाया जा रहा है, देखो लाइट आ रहा है, टकरा के लौट रहा है, लाइट आ रहा है, टकरा के लौट रहा है, यहां आ रहा है, टकरा के लौट रहा है, आ रहा है, टकरा के लौट रहा है जी। तो अगर अंदर वाले सतह को कलर कर दो और बाहर वाले उभरे हुए सतह से परावर्तन करवाओ, उभरे हुए सतह से क्या करवाओ, क्लियर? यानी जो धंसा हुआ सतह है उसको रंग दो, और परावर्तक सतह कौन सा वाला लो, उठा हुआ सतह, उभरा हुआ सतह। देखो यहां से देखो, तो बाहर की ओर निकला हुआ सतह से अगर आप परावर्तन करवा रहे हो तो ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। इसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, हिंदी में कहते हैं उत्तल दर्पण। याद रहेगा, उत्तल मतलब उभरा हुआ, अवतल मतलब धंसा हुआ, उसे उत्तल, उसे उत्तल, उसे उभरा हुआ। याद रहेगा, उसे उत्तल, उसे उभरा हुआ, याद रहेगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट भूलोगे तो नहीं, समझने के लिए। अगर आंतरिक सतह को क्या कर दिया जाए, रंग दिया जाए, और बाहरी सतह से क्या करवाया जाए, परावर्तन करवाया जाए, तो इस कंडीशन में आप जो दर्पण प्राप्त करते हैं वो दर्पण कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। ठीक इसका उल्टा होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है बच्चों, यहां होता है मेरे प्यारे बच्चों, आंतरिक सतह से परावर्तन होता है। बाहरी सतह को देखो भूरा रंग से रंग दिया गया है, डार्क रंग से, काला रंग या चांदी से इसको पेंट कर दिया जाता है। अच्छा, कौन से सतह को, बाहरी सतह को, एक गोला का बाहरी सतह को रंग दिया जाता है, और अंदर वाले सतह से देखो प्रकाश आया है, टकरा के लौटा है, प्रकाश आया है, टकरा के लौटा है, प्रकाश आया है, टकरा के लौटा है। तो आंतरिक सतह से अगर आप परावर्तन करवाते हो, ध्यान दो, यहां बाहरी सतह से परावर्तन हो रहा था, यहां आंतरिक सतह से परावर्तन हो रहा है, यहां आंतरिक सतह को रंगा गया था, यहां बाहरी सतह को रंगा गया है। तो बाहरी सतह को रंग कर और आंतरिक सतह से अगर आप परावर्तन करवाते हो तो इस कंडीशन में जो दर्पण प्राप्त होता है उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव मिरर। अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्लियर? तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को विथ फिगर हम लोग समझ लिए हैं। जल्दी से इसका एसएस भी ले लीजिएगा आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट चला जाए और समझा जाए पॉइंट वाइज इन चीजों को। अब जरा समझते हैं कि अवतल दर्पण की परिभाषा अगर आपसे बोले, वो तो मैंने आपको समझा दिया कि अवतल दर्पण है क्या, लेकिन इसकी कुछ परिभाषा जो है वो कुछ इस तरह से दिया गया है कि जिस गोलीय दर्पण की, ध्यान से सुनिएगा, जिस गोलीय दर्पण की अंदर की सतह परावर्तक सतह होती है, अंदर की सतह परावर्तक सतह होती है। क्लियरली आपको दिख रहा होगा, आंतरिक सतह परावर्तक होती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। पिछले वाले पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, यहां देखिए आंतरिक सतह से परावर्तन हो रहा था। क्लियरली दिख रहा है ना, ये आंतरिक सतह से परावर्तन हो रहा था। अच्छा, और उत्तल दर्पण में किस सतह से परावर्तन हो रहा था, बाह्य सतह से परावर्तन हो रहा था। क्लियरली दिख रहा है आपको। चलिए तो अब चलते हैं परिभाषा के बाद इसकी विशेषताएं, यानी अवतल दर्पण की खास विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले यह प्रकाश को एक बिंदु पर फोकसित कर देता है या केंद्रित कर देता है। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, अगर मैं यहां पे आपको समझाऊं, अगर ये अवतल दर्पण है, देखो बाहर वाला सतह रंगा हुआ है
और आंतरिक सतह से परावर्तन हो रहा है। अगर यहां पर लाइट आएगा, ये समांतर लाइट आया, समांतर किरण पुंज आया, तो ये क्या होगा पता है बच्चों? ये सारे जो किरण हैं, ये सारे किरण एक बिंदु की ओर फोकसित हो जाएंगे। दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु की ओर मुड़ जाते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी को बोलते हैं सारे के सारे लाइट को एक जगह पर फोकस कर देना। जैसे देखते होगे आपके गाड़ी के हेडलाइट में भी जो लाइट होता है वो देखोगे बिल्कुल एकदम सामने जा रहा होता है। लाइट तो ऐसे फैलना चाहिए था, अगर तुम सिंपल बल्ब रहता तो फैलता, लाइट ऐसे पॉइंट सोर्स है फैलेगा, लेकिन वहां पीछे से दर्पण लगाया हुआ रहता है। जैसे ही वहां पे अवतल दर्पण लगाया हुआ रहता है, सारा लाइट को फोकस कर देता है एक पॉइंट में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, टॉर्च में भी ये चीज देखोगे, टॉर्च के बल्ब के बगल में देखोगे कोन टाइप का रहता है, चमकीला सा सतह रहता है। गौर से देखना, जब भी बल्ब लगा हुआ रहता है तो उसके पीछे चमकीला गड्ढा वाला सतह रहता है। क्यों? क्योंकि वो फोकस करता है लाइट को। तो अवतल दर्पण का यही काम है। क्या काम है? यह प्रकाश को एक बिंदु पर फोकसित कर देता है। दूसरा विशेषता क्या है इसका? यह आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनाता है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दुनिया में जितना भी सिनेमा चल रहा है उसमें पीछे से लाइट आता है और लाइट जाके पर्दा पे गिरता है और उस पर्दे पे एक चित्र बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब है, हाँ या नहीं? और दर्पण जो आप देख रहे हैं घर में, समतल दर्पण, या जा रहे हैं नाई की दुकान पे वहां जो दर्पण देख रहे हैं, वो सब जगह दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता है। तो इसीलिए अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है। और बच्चों पॉइंट नोट कीजिएगा कि यह इकलौता दर्पण ऐसा है जो दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। नहीं तो समतल और उत्तल, मैं यहीं पे लिख देता हूं, समतल और उत्तल सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यानी पर्दे पर प्राप्त किया ही नहीं जा सकता है, ओनली काल्पनिक, वास्तविक बनेगा ही नहीं, वास्तविक बनेगा ही नहीं इसमें, समतल में और उत्तल में। लेकिन अवतल दर्पण एकमात्र दर्पण है जो वास्तविक भी बनाता है और आभासी भी बनाता है, यानी काल्पनिक भी बनाता है। दोनों प्रकार के प्रतिबिंब को बनाने की विशेषताएं रखता है। चलिए, अब तीसरा जो इसका है कि इसका उपयोग कहां पर होता है, तो इसका उपयोग दूरबीन में होता है। अभी बताया मैंने, गाड़ी के हेडलाइट में होता है, टॉर्च में होता है, मेकअप मिरर में होता है और सौर कुकर में होता है। ये सब भी आगे समझाएंगे आपको कि सौर कुकर यानी सोलर कुकर में इसका यूज क्यों किया जाता है, वहां भी सेम कॉन्सेप्ट है। अच्छा बताओ, खाना कैसे पकेगा? खाना कैसे पकेगा? खाना तभी पकेगा जब उसको उष्मा मिलेगी, हीट मिलेगा। और हीट कैसे मिलेगा सोलर कुकर में? तो हीट ऐसे मिलेगा कि जब सनलाइट आएगा, सूर्य प्रकाश आएगा, तो सारे प्रकाश को समेट के एक बिंदु पर डाल दे, वो जहां पे खाना रखा हुआ है उस बर्तन में डाल दे। सोलर कुकर कुछ ऐसा है, मान लो ये कुकर है। अब इसमें लाइट डायरेक्ट तो पड़ेगा नहीं, कुछ लाइट पड़ेगा, कुछ लाइट इधर भाग जाएगा। मान लो ऐसे ऐसे पड़ रहा है, ऐसे ऐसे लाइट आ रहा है, तो इसमें तो घुसेगा नहीं, एक लाइन गया, बाकी सब तो बाहर निकल गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक दर्पण लगा दे, अवतल दर्पण, तो ये जितना लाइट आएगा ना, सबको एक बिंदु पर फोकसित कर देगा, सारे लाइट को एक बिंदु पर फोकसित कर देगा। कहां पर? कुकर के अंदर। और जब लाइट अंदर आएगा तो उष्मा भी अंदर आएगा, लाइट अंदर आएगा तो उसका उष्मा भी अंदर आएगा, तापमान बढ़ेगा, खाना पक जाएगा। तो इसलिए सोलर कुकर में भी इसका यूज किया जाता है। तो अवतल दर्पण और उसकी विशेषताएं देखिए, जरा गौर से देखो। यहां प्रतिबिंब आपको उल्टा दिख रहा होगा, अगर आप लोग देख पा रहे हो, इसको मैं हटा देता हूं। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो हमने एक मोमबत्ती रखा हुआ है स्टैंड पर, हमने एक मोमबत्ती रखा हुआ है स्टैंड पर, ये, और इसका उल्टा प्रतिबिंब आपको अंदर दिखाई दे रहा है। ये उल्टा प्रतिबिंब मतलब क्या? उल्टा प्रतिबिंब का सीधा मतलब होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब बताया था मैंने आपको, हमेशा उल्टा होता है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये भी याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। और यहां चेक कीजिए, हाथ है, एक प्यारी सी लड़की का हाथ है छोटा सा, और उसका हाथ कितना बड़ा दानव जैसा हाथ अंदर बड़ा बन रहा है, बड़ा आकृति बना दिया हाथ का। ये भी एक अवतल दर्पण है। और यहाँ आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि सीधा बन रहा है, हाथ उल्टा नहीं ना हुआ, हाथ सीधा बन रहा है। तो आपको आभासी प्रतिबिंब है कि वास्तविक प्रतिबिंब है,
इसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे ही प्रतिबिंब उल्टा दिखे तो आप सीधे बोल दीजिए कि उल्टा है तो क्या होगा, वास्तविक होगा। जैसे ही प्रतिबिंब सीधा दिखे आप क्या कह दीजिएगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। तो ये सारे पॉइंट्स को भी आप लोग साथ साथ नोट करते चलेंगे बच्चों, और इसका भी एसएस ले लीजिएगा ताकि आपका नोट्स कंप्लीट होता रहे, है ना बच्चों। तो आप लोग अब समझ चुके हैं अवतल दर्पण और उसकी विशेषताएं। अब आगे बढ़ा जाए। चलिए, जो भी डाउट्स होगा आपका आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको भी डील कर लूंगा। अब बात करते हैं आगे। ये रहा आपका कनकेव मिरर का डायग्राम। यही से आपको समझा देता हूं कि इस पे जो लाइट्स आता है वो किस तरह से आता है। ये जो है पीछे वाला सतह है इसका रंगा हुआ है, क्लियर। और ये सामने वाला सतह इसका परावर्तक सतह है, और ये दर्पण का ध्रुव है, और ये इसका मुख्य अक्ष है। ये काल्पनिक होता है। और मान लीजिए कि यहां से लाइट आया, ये समांतर लाइट्स आ रहे हैं, तो ये क्या करता है, एक बिंदु पर फोकसित कर देता है। और आप लोग जानते ही हैं कि जिस बिंदु पर फोकसित कर देता है उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं, उसी को दर्पण का फोकस कहते हैं। तो ये भी एक पॉइंट यहां पे आप लोग याद करते चलिएगा और समझते चलिएगा। चलिए बच्चों, इसको अब हम लोग क्लीन करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब आते हैं दूसरे प्रकार के दर्पण की ओर। एक दर्पण हमने पढ़ लिया, अवतल दर्पण। अब हमारे पास बचा हुआ है दूसरा दर्पण, जिस दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण। इसको अंग्रेजी में कन्वेक्स मिरर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यह ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। गौर से देखो, यहां जो दर्पण आपको दिख रहा होगा ये फील ही हो रहा होगा कि बाहर की ओर उठा हुआ दर्पण है। अगर आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा तो ये उठा हुआ दर्पण है ना बच्चों। इसकी परिभाषा क्या है, जहां वहां उसकी परिभाषा थी आंतरिक सतह परावर्तक होती है, यहां जस्ट उसका उल्टा, जिस गोलीय दर्पण की बाहर की सतह परावर्तक होती है। ध्यान दीजिए, अवतल में आंतरिक था, इसमें बाहरी सतह। परावर्तन कहां से होती है, बाहरी सतह से होती है। क्लियर है। आंतरिक सतह परावर्तक नहीं होती है, आंतरिक सतह को रंग दिया जाता है और बाहरी सतह से परावर्तन किया जाता है, तो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। क्लियर है। अब उत्तल दर्पण की भी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे अवतल दर्पण की विशेषताएं हमने आपको बताया कि अवतल दर्पण एक बिंदु पर फोकसित कर देता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में, टॉर्च में, हेडलाइट में होता है। अवतल दर्पण के बारे में हमने बताया कि वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक उसी तरह से उत्तल दर्पण की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं क्या है, आइए समझते हैं एक एक करके। पहला विशेषता यह है कि यह जो दर्पण है यह प्रकाश को विखंडित करता है और हमेशा छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है और इसको एक ही पॉइंट में समझ लेंगे, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा बात जो है, वर्ड आ रहा है यहाँ पर डाइवर्ज करना या विखंडित करना। क्या मतलब है विखंडित करने का, मतलब टुकड़ा कर देना नहीं। विखंडित करने का जो मतलब है वो मैं आपको समझाता हूं अभी जस्ट पिछले डायग्राम पे चलकर, और यहां समझाता हूं। ये जो दर्पण आपको दिख रहा है ये दर्पण है उत्तल दर्पण। कैसे, बाहरी सतह परावर्तक है इसकी, और अंदर वाली सतह जो इसकी है यह रंगा हुआ है। आंतरिक सतह रजतित है, और परावर्तक सतह कौन सी है, बाहरी सतह। बाहरी सतह क्या है बच्चों, परावर्तक है। अंदर वाला सतह रंगा हुआ है, काला पेंट से रंगा हुआ है। परावर्तन के लिए लाइट किधर से आएगा, बाहरी सतह पे आएगा। क्लियर। चलिए अब समझते हैं कि लाइट आएगा तो क्या होगा। विखंडित करने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये लाइट्स आ रहे हैं इस पर, ये समांतर किरणपुंज आ रहा है, मान लो इस पर। अच्छा, ये समांतर किरणपुंज आया बच्चों, यहां से हमने टॉर्च जलाया, ये लाइट इस पर पड़ा, दर्पण पे पड़ा। दर्पण सामने था, दर्पण पे हमने लाइट मारा, बीम ऑफ लाइट है, किरणपुंज है। अब ये समांतर किरणपुंज था। अवतल में क्या हो रहा था, इसको भी यहां पर देखते चलते हैं तो अंतर भी समझ में आएगा। अवतल में क्या हो रहा था, यहां भी हमने समांतर किरणपुंज मारा, ये एक बिंदु पर फोकसित कर दे रहा था। ये एक बिंदु पर क्या कर दे रहा था, फोकसित कर दे रहा था परावर्तन के बाद। यहां इसका जस्ट उल्टा होगा, ये इधर से टकराएगा और परावर्तन के नियम के अनुसार ये इधर भाग जाएगा।
ये इधर टकराएगा और ये इधर भाग जाएगा, ये इधर भाग जाएगा, ये इधर भाग जाएगा। तो देखो तो लौटने के बाद सब दूर दूर भाग गया क्या? यहां लौटने के बाद, टकराने के बाद सब एक बिंदु पर आ गया था, यहां जस्ट इसका उल्टा हो गया भाई साहब। यहां टकराया और टकरा के दूर दूर भाग रहा है। एक दूसरे से चूंकि ये दूर भाग रहा है, इसका विस्तृत फैल गया है, इसीलिए बोला जाता है कि यह विखंडित हो रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। इसको डाइवर्जिंग बीम भी बोलते हैं। याद कीजिए, आपको शुरू में पढ़ा चुके हैं समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं, और अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं। तो ये फैलता हुआ किरण पुंज है, तो इसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को डाइवर्जेंट बीम कहते हैं। तो डाइवर्ज करने का मतलब आप लोग अब समझ चुके होंगे। तो ये किसकी विशेषता है? डाइवर्ज कौन करवाता है, या विखंडन, या इसी को कहते हैं फैलाना। कौन फैलाता है? उत्तल दर्पण फैलाता है। समेटता कौन है? एक बिंदु पर कौन सा दर्पण करता है? अवतल दर्पण करता है। तो ये भी आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कई बार बच्चों क्वेश्चन में अंतर पूछ देता है। तो जितनी विशेषताएं हम बता रहे हैं, आपके माइंड में चलना चाहिए कि ये अंतर भी बताता जा रहा है कि अवतल दर्पण में ये होता है, उत्तल दर्पण में ये होता है, अवतल दर्पण में ये अंतर है, उत्तल दर्पण में ये बातें हैं। जैसे अवतल दर्पण में बताया मैंने आपको कि आभासी और वास्तविक दोनों बनता है, उत्तल में केवल केवल आभासी बनता है। अवतल दर्पण में सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं, उत्तल दर्पण में आने पर फैल जाती है। तो ये सब अंतर ही तो है दोनों में। तो ये साथ साथ आप लोग ये करते चलिएगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर ये चीजें हैं। क्लियर है? आप लोग जल्द से जल्द एक्सेस ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए बच्चों, बात करते हैं फिर से आगे उत्तल दर्पण की विशेषताओं में। हमने उत्तल दर्पण की पहली विशेषता को समझ लिया। अभी पहली विशेषता पूरी नहीं समझी हमने केवल विखंडन वाला पार्ट समझा कि डाइवर्जेंट किसको बोलते हैं, डाइवर्ज करना किसको कहते हैं। अभी आधा पार्ट बचा हुआ है। ये आधा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा छोटा और आभासी प्रतिबिंब, ये भाई साहब ये अपने आप में एक कहानी रखता है। ये इसी कारण से इसका कई जगह पर यूज होता है। जैसे मॉल में, अब तो खैर कैमरा का जमाना आ गया है, सीसीटीवी कैमरा लगता है। जिस टाइम पे कैमरा नहीं था उतना ज्यादा लोगों के पास, उस समय में मॉल में या कहीं पर बड़े बड़े दुकानों में सामान चोरी वोरी ना हो तो दूर दूर पे दर्पण रख देता था। लेकिन वो समतल दर्पण या अवतल दर्पण नहीं रखा जाता था, वो रखा जाता था उत्तल दर्पण। क्यों रखा जाता था? इसमें छोटा छोटा लेकिन बहुत सारा चीज का प्रतिबिंब बन जाता था। इतना छोटा सा दर्पण में ना आधा दुकान का फोटो दिखाई देता रहता था। तो वहां से कहीं से भी कुछ चोरी हुआ या कुछ उठाया कोई, तो उस दर्पण में तुरंत दिख जाता था। एकदम छोटे से दर्पण में ज्यादा जगह नहीं छिकता था। तो इसी कारण, क्योंकि यह छोटा प्रतिबिंब बनाता है और विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाता है, वहां यूज किया जाता था। सेम कॉन्सेप्ट है इसका जब आप गाड़ी का साइड मिरर देखते हैं, पार्श्व दर्पण जिसको बोलते हैं, वहां भी एकदम छोटा सा आईना लगाते हैं, क्योंकि बाइक में आप बड़ा आईना तो लगा नहीं सकते हैं। बड़ा आईना कैसे लगाओगे? चलाने बनेगा गाड़ी? नहीं बनेगा, तो छोटा चाहिए। अब छोटा अगर समतल दर्पण या अवतल लगा लिए होते तो भाई साहब पीछे का कुछ दिखता ही नहीं आपको। लेकिन चूंकि यह उत्तल दर्पण होता है तो इसमें वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन बड़ा विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब बनता है। तो पीछे का पूरा जितना रोड है ना, उस रोड के दाएं बाएं रोड पर जो भी गाड़ी आ रहा है, वो सारे गाड़ियों का प्रतिबिंब इस छोटे से जगह पे बनना शुरू हो जाता है। इसी कारण हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा कि छोटा प्रतिबिंब बनता है। और इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। इसमें कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनाने वाला एकमात्र दर्पण केवल अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण में या समतल दर्पण में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो ये क्लियर हो गया। दूसरा बात भी मैंने आपको बातों बातों में समझा ही दिया है कि यह व्यापक दृष्टि क्षेत्र प्रदान करता है। अभी बताया हमने, इस छोटे से जगह में पूरा का पूरा संसार दिखता है, दुनिया दिखती है। तो इसलिए इसको हम लोग क्यों होता है वो भी मैं आपको समझाता हूं इसी फिगर से कि विस्तृत क्षेत्र का मतलब क्या है। चलिए पुनः पिछले फिगर पे चलते हैं और समझते हैं कि दृष्टि क्षेत्र विस्तृत कैसे होता है। मान लीजिए आप यहां से देखना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि आप अवतल दर्पण में यहां से देखना चाह रहे हैं, तो आपकी आंख यहां पर है। तो आपको जब किरण पुंज आएगा ना, तो यही का किरण पुंज दिखेगा आपको। समांतर किरण पुंज को एक बिंदु पर फोकसित करता है, हाँ या नहीं? तो आपका दृष्टि क्षेत्र कुछ इतना होगा या इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा, थोड़ा सा संकड़ा होगा, और छोटा होगा। इसको और बेहतर करें तो कुछ ऐसा समझते हैं, इसको और फकड़ा बना देते हैं, क्योंकि ये फिर समतल दर्पण वाला भी समझेंगे कभी। ये आपका आंख है, ये आपका आंख है, और यहां से लेके
ये आएगा आपका। पावर पॉइंट है, इस वजह से इस पे ये दृष्टिक्षेत्र छोटा हो गया आपका। लेकिन वही यहां पर अगर आप आंख रखते हैं और यहां से देखने का प्रयास करते हैं तो ये कहां तक टकरा के आएगा, यहां से आएगा और यहां तक आपकी आंख तक पहुंचा। यहां का भी चीज का लाइट आया और आपकी आंख तक पहुंचा, तो इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा दिख रहा है आपको। यहां दृष्टि क्षेत्र क्या है इसका, छोटा, लेकिन यहां दृष्टि क्षेत्र क्या है, बड़ा, क्योंकि दूर का भी जो किरण है वो टकरा के आपके आंख तक पहुंच जाएगा, क्योंकि यह कर्व मिरर है इस तरह का। यहां क्या है कि जितना दूर से किरण आएगा उतना चपटे चला जाएगा, तो इस कारण इसका दृष्टि क्षेत्र, यानी आप इतनी दूर की ही चीजों को देख सकते हैं। इसमें क्या है कि आप इतना दूर की चीज को देख सकते हैं, तो इसका दृष्टि क्षेत्र आपको देखने से ही लग रहा है कि बड़ा है और इसका दृष्टि क्षेत्र क्या है, छोटा। हालांकि इस पॉइंट को आगे जो वीडियो में डिटेल जब बात चलेगी, जब आपका प्रतिबिंब कहां बनता है, वहां पे इसको एक बार और क्लियर किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए हमने आपको एक ब्रीफिंग दे दिया है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इसका उपयोग मैंने बताया है क्योंकि छोटा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है और दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, इसी कारण इसका उपयोग वाहनों के साइड मिरर में, यानी पार्श्व दर्पण। कई बार बच्चे घबरा जाते हैं कि हिंदी में लिखा हुआ है पार्श्व दर्पण, उसको साइड मिरर अंग्रेजी में बोलते हैं। अच्छा, सुरक्षा दर्पण और दुकानों में निगरानी के लिए, मैंने बताया था दुकानों में निगरानी के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो हमने आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों की विशेषताएं और परिभाषाएं आपको क्लियर कर दिया है। तो बच्चों, अब आप लोगों का काम है कि कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है। पढ़ते रहिए मन लगाकर। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।